बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एटन और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। आज सैटरडे है जनाब, बहुत सारे लोगों का सैटरडे ऑफ होता है और उसके साथ वीकेंड जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ जो है अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। ये भी बड़ा आजकल हम देखते हैं ना कि अफरा तफरी वाला दौर चल रहा है, बड़ा कम टाइम मिलता है कि आप अपने फैमिली के साथ जो है उनके साथ एंजॉय कर सकें, उनको टाइम दे सकें। तो लिहाजा फैमिली भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसके साथ जो है उनको कहीं बाहर घुमाने फिराने लेकर जाएं। वीकेंड होता है, बच्चों का स्पेशली होता है कि पूरे वीक में इंतजार कर रहे होते हैं कि कब पेरेंट्स जो हैं वो फ्री होंगे और वो वीकेंड में जो है बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे। और अभी तो बारिशें हो रही हैं, मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार भी हुआ है और उसके साथ ही हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस बारिश को जो है वो बाइस रहमत बनाए हम सब लोगों के लिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली जैसे हम बात करते हैं कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। ये दुआ हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए कि जितनी आसानियाँ होंगी, जितनी हम मुश्किलात को जो है अच्छे से फेस करेंगे, एक अच्छी सोच के साथ और एक मस्बत रवैये के साथ, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मलिक अल्लाह नवाज वैंस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान सराइकी पार्टी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अभी तो हम फिर वसीम को मुबारकबाद भी दें कि वसीम ने जो है अपना एक रोही स्पेशल के नाम से जो है वो प्रोग्राम भी स्टार्ट कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो माशाल्लाह से तमाम लोग जो है वो एंकर्स भी बन जाएंगे। हाँ, तो ये अच्छी और खुशी की बात है कि तमाम लोग एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि रोही को मजीद जो है वो तरक्की की तरफ लेकर ये आपका हुस्न नजर है और आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं कि हम इस काबिल जो है वो हुए। और यकीनन दोस्तों के साथ और अपने साथ जुड़े लोगों की दुआओं से ही बंदा आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे और जिंदगी के सफर में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, इंसान को हमेशा वो कहते हैं ना कि अच्छी कोशिश जो है वो बड़ी जरूरी है जिंदगी में। जो है वो ये आप कहें कि हौसला हार जाए, ये चीज नहीं हो सकती या ये बड़ी नामुमकिन सी है, चलो छोड़ दो। वैसे हमारे यहाँ ये मोस्टली होता यही है ना कि हम चीजों को बड़ा कहते हैं कि अच्छा यार बस जाने दो फिर कर लेंगे। तो लेकिन वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहीं ना कहीं इंसान को उस मेहनत का, जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, उसका सिला जो है वो जरूर मिलता है। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजों पे हम ये सोच रहे होते हैं कि बहुत सारी जगह पे शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, वो चीजें सेव हो रही होती है और उनका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है और हम खुद परेशान हो जाते हैं कि आओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और वसीम ने भी एक दिन कहा कि ओह ये क्या हो गया। अच्छा जी, तो वसीम के साथ अभी कुछ दिन पहले हम बल्कि परसों बात भी कर रहे थे, हसन के साथ ही बात हो रही थी, फिर वो हमें कि आपके साथ जो है वाकया भी पेश आया डकैती का। और उसके लिए वो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि हम लोग खुद भी महफूज नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ तो हम अभी तक जो है वो कहते हैं ना कि कानून के हवाले से अगर बात की जाए तो तहफ़्फ़ुज़ तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो आपके साथ क्या वाकया, वैसे वसीम क्या वाकया पेश आया? मुबारकबाद देने के बाद आपने दोबारा याद वो एक दुखी रंग जो है ना। ये जी परसों की बात है कि मैं ऑफिस से ही फ्री होकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ही चौक कुमारा वाला जैसे मैंने क्रॉस किया तो वहीं पे 1 to 5 पे 2 लोग जो है वो पिस्टल्स के साथ आए हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरा बाइक रोका है पहले, फिर मेरे मोबाइल वगैरह जो है वो निकाले हैं और इवन जो पैसे वगैरह थे वो उन्होंने लिए, वॉलेट वगैरह। और उसके बाद उन्होंने मुझसे मोबाइल से कोड पूछे, तो वो मैंने नहीं बताए तो उन्होंने पिस्टल जो है वो बिल्कुल किए और मुझे कहा कि आप इसके कोड बताएं। मैंने कोड बताए और मेरे सामने उन्होंने कोड खोले। अच्छा। कोड खोल के तसल्ली करके फिर वो वहाँ से फौरी तौर पे जो है मूव हो गए और उन्होंने कहा कि आप बैक जो है वो नहीं देखेंगे। और मोटरसाइकिल जो थी वो आप अकेले थे? मैं अकेला ही था। अच्छा। तो मोटरसाइकिल भी मेरे पास थी, वो साथ ले गए हैं। तो बस वहाँ पे फिर यूँ समझे सड़क पे हम तन्हा हो गए। वो उसके बाद उनको देखते रहे, किसी को कॉल कर सकते, उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता हाँ। था। फिर 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद वहीं पे खड़े रहे, किसी का मोबाइल पकड़ के कॉल की 15 की, फिर रोही पे अपडेट किया बाकी तमाम चीज़ों को। तो अल्लाह का शुक्र है कि जान जो है वो सेव रही है। चीज़ें तो आनी जानी चीज़ें। FIR अब तक हो चुकी है, लीगल प्रोसेस चल रहा है। होप सो कमिंग डेज के अंदर मुलजिम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे
और ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इवन दो कि जिंदगी में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं बहुत सारे लोगों से कि ये सब कुछ हो रहा है और इसी की ही हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम सहाफी होके भी महफूज हम सब होकर मेरी बाइक के ऊपर तमाम मोनोग्राम, स्टिकर्स, मीडिया सब कुछ लिखा हुआ था। आई डोंट नो कि ये तमाम चीजें जो हैं वो किस तरह से। ये हमारे ऑफिस की भी चौथा पांचवा ये जो है वाकया है इस तरीके का। देखिए आप बताएं कि आप खुद बाइक पे सेफ नहीं है, आप गाड़ी पे सेफ नहीं है, आप पैदल सेफ नहीं है, आप मूव नहीं कर सकते, तो फिर एक खौफ सा तारी हो जाते हैं। और अब तो बर वक्त हम घर पहुंचते हैं और उसके बाद कोशिश यही होती है कि किसी भी जगह पे स्पीडली जो है वो मूव किया जाए, ना रुका जाए। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके घर की तरह का माहौल देता हो, लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को सेफ ना महसूस करें, तो फिर यकीनन आपको अपने घर से भी खौफ आने लग जाता है, आपको अपने घर की दीवार से सुन के मैं खौफजदा हो गई और मैंने घर से शाम को बाहर निकलना बंद कर दिया। यकीन करें एक दिन तो मैं बड़ा सैड सा रहा, फिर बाकी दोस्तों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप ये देखें कि वो कुछ कर भी तो सकते थे। अल्लाह का शुक्र है कि किसी क्योंकि अब जो है चाहे वो आपसे कुछ भी ले लें, आपसे आपकी बाइक है या आपकी गाड़ी है या आपके मोबाइल, सब कुछ लेने के बावजूद भी वो आपके ऊपर जो है वो फायर कर सकते हैं, आपकी जान ले लेते हैं। हालांकि आप सब कुछ तो लूट के ले जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी चलते हुए फायर मार देते हैं कि शायद मेरे पीछे ना आ जाए, तो टांग में कहीं भी। अब इतने तो वो एक्सपर्ट नहीं है कि सीधा टांग में लगेगी, वो फायर अगर मिस हो तो आपकी जान भी जा सकती है। आप देखें ना, जुनैद के ऊपर भी फायर कर दिया था उन्होंने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान बच गई। कौन सेफ है? आप गाड़ी पे भी सेफ नहीं, जुनैद तो गाड़ी पे था, गाड़ी पे भी सेफ नहीं है, गाड़ी पे भी सेफ नहीं है, बाइक पे भी सेफ नहीं है, पैदल चलते हैं आपके वो स्नैचिंग हो जाती है, वो सेफ नहीं है। ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इंतजामिया को सोचना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं उनको सख्त एक्शन लेना होगा इन लोगों के खिलाफ, ताकि तमाम चीजें जो हैं वो सेव हो सके। मलिक साहब से भी जानते हैं, मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा दुख हुआ, मैं अभी सुन के मुझे नहीं पता था, अभी मैंने सुना है वसीम साहब क्या बता रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। और ये हमारे बहुत एक्टिव और बहुत समझदार रोही के एक काम करने वाले हैं। आप भी माशाल्लाह आपने अभी जो पूरा अहाता किया है फैमिली से लेकर बाहर का सारा, तो ये हमारा टैलेंट बताता है कि हमारे लोग कितने यहाँ ज़हीन बैठे हैं और कितना वो समझते हैं। और वसीम शहजाद को तो मैं पहले कहता रहता हूँ कि आप इस उम्र में भी आपका जो कंट्रोल है मामला पर और इतना अच्छा है। आप उसकी उम्र पे बात कर रहे हैं मलिक साहब? नहीं, थोड़ी उम्र की बात नहीं है। अब वो शायद इतनी उम्र के तो नहीं है कि बंदा पुख्ता उम्र होती है, फिर वो तजर्बा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि जब हमारे इस टैलेंट को दबाया जाता है, इस टैलेंट को सामने नहीं आने दिया जाता और ऐसे लोगों को ऊपर बिठा दिया जाता है जिनको शायद इन मामलात का अदराक नहीं होता और न उनकी ज़रूरत होती है। हमेशा अदराक वो बंदे करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और जिनको ये मसाइल का सामना होता है। आज वसीम साहब के साथ ये डकैती हुई है, तो आज कहते हैं मैं तो सुनता रहता था और पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है। और यकीन करें बड़े बड़े तकड़े लोग जब ये वक़्वा होता है तो कई दिन तक बंदा डरता रहता है, बैठ जाता है कि मेरे सामने पिस्टल आया। हमारे अपने घर में चोरी हुई तो हम लोग भी उस, हालांकि वो डकैती नहीं थी, चोरी थी, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही हम घर एंटर हुए, चीजें बिखरी हुई, आपकी तमाम चीजें जो हैं, जो आपकी कीमती चीजें हैं वो चोरी कर ली गई, तो जाहिर बात है वो बंदा एक खौफ इंसान के माइंड से वो चीज नहीं निकलती, आपके माइंड से नहीं निकलता। आप अपने आप को स्टेबल करने में जाने से डर लगने लग गया कि अच्छा ये यहाँ से ये चीज, आप अपने आप को कोशिश भी करें स्टेबल करने की तो भी आप नहीं हो पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाद में बंदा सोच रहा होता है कि उस टाइम पे मैं ये कर लेता, वो कर लेता। नहीं, जब आपके सामने आपकी जान जाने का खतरा हो तो आपको कोई चीज भी गुमान नहीं रहता, आपके सामने हो तो करना क्या है क्या नहीं करना है। हाँ, बस अब आपने आपको सेव कर लें। और अक्लमंदी ये है कि अगर आप उनको पहचान भी गए हैं तो आप शो ऑफ ना करें उनको कि मैं आपको जानता हूँ। अगर आपने उनको शो कर दिया कि आप उनको जानते हैं, वो आपको मार देंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को सेव करना है, आप अनजान बन जाएं। बिल्कुल ऐसे। और इवन दो वो अगर भी आपको पहचान गए हैं, जानते हैं, तो भी वो आपको हिट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाना ना, उन्होंने तो जिस नीयत से वो आए हुए हैं और जिस सोच के साथ आए हुए हैं वो लोग, आप तो उनसे नवाकिफ ही होते हैं ना। देखिए, जिसने आपको बिल्कुल कंगाल कर दिया और जो पिस्टल लहराता हुआ, खौफ व हरास फैलाता हुआ एक भरे रोड के ऊपर रात के, अभी इतना ज्यादा पहर भी नहीं था, 11:30 बजे की बात थी,
तो बताएं अगर इस टाइम पे भी बंदा सेव नहीं है तो फिर रात 2-3 सेफ अब वो रात वाला या दोपहर वाला वसीम, अब किसी दिन भी दिहाड़े टाइम भी अब आप तो सेफ आप नहीं है। अच्छा जी, ये तो बात इनसे हम करते ही रहेंगे, साथ साथ हम बात कर लेते हैं इस टाइम जो है मलिक साहब से जानते हैं। इस टाइम जनूबी पंजाब क्योंकि हुकूमत भी बन चुकी है, हम हमेशा सूबे की बात करते रहते हैं और इसमें जो है हमारी जो सराकी पार्टीज हैं वो इसमें जो है वो अपनी मेहनत और अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे हुए हैं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत बन गई है, अभी भी वही हमारे सूबे की हम हमेशा बात करते हैं, डिमांड करते हैं। देखो, असल मसला अभी आपने बहुत सारा अहाता किया, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि हमारे खित्ते का, हमारे सूबे का, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सूबे ना होना है। एक सूबा आपका 13 करोड़ का सूबा है, 24 करोड़ में से 13 करोड़ का एक सूबा है, और इतना बड़ा सूबा है कि जिसको कम से कम एक वजीर आला या गवर्नर या एक कैबिनेट उसको नहीं संभाल सकते। पहली बात तो ये है। अब सूबे के लिए अब जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी फिर वो बंदे, तो आप एक बड़ी कड़वी बात कर दूं, पिछली दफ़ा हमजा शहबाज साहब वजीर आला बने थे, तो जब वो इस इलाके में, तो उन्होंने कहा मैं 27 साल बाद जनूबी पंजाब आया हूँ, 27 साल बाद। अब जो बंदा 27 साल बाद आता है, जो बंदा इस इलाके में आया भी नहीं है, इस इलाके की हाव नाव का भी पता नहीं है, उसको ये भी पता नहीं है कि पंजाब में कितने ज़िला हैं और कौन सा ज़िला किस जगह पर कायम है और वहाँ के क्या मसाइल हैं, वहाँ लेबर का क्या मसाइल है, वहाँ इंडस्ट्री का क्या मसाइल है, वहाँ मोटरवे का क्या मसला है, उसका रोज़गार का क्या, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का क्या है, वहाँ की जुडिशरी का, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है। जब ये मामलात होंगे तो फिर उसके बाद आपके पास मुआशी अदम इस्तेकाम होगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, और लोग ये जो डकैतियाँ हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। मोस्टली तो हमने यही देखा है। अब ये जो बेरोजगारी है, से तंग आकर लोगों ने आपने देखा कराची में भी जो रोज डकैतियाँ होती हैं तो उसमें कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो यही होता है कि बेरोजगारी होती है। फिर मुख्तलिफ इलाकों से वो लोग आए हुए वहाँ आते हैं और वो वहाँ पर वारदातें करते हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। अब सबसे जो ज़्यादा जुल्म है, ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ और इस अवाम के साथ कि मखसूस इलाकों को डेवलप किया गया है, मखसूस इलाकों को जुडिशरी दी गई है, मखसूस इलाकों को ब्यूरोक्रेसी दी गई है, और मखसूस इलाकों को नज़रअंदाज करके उसको गुर्बत में धकेला गया है। तो जब ये आप बतौर पाकिस्तान, तो हमें पूरा पाकिस्तान प्यारा होना चाहिए, हमें पूरे पाकिस्तान को वसाइल देने चाहिए, हमें पूरे पाकिस्तान की अवाम का ख्याल होना चाहिए। इस हवाले से मैं कहूँगा कि मुल्तान पाकिस्तान का एक सेंट्रल प्लेस है। आप देखें पूरा पाकिस्तान कम व बेश साबका मुल्तान सूबे पर है, बहुत सा थोड़ा इलाका सिंध, बहुत सा थोड़ा इलाका बलूचिस्तान, बहुत थोड़ा इलाका KPK, बहुत थोड़ा इलाका पंजाब। आप देखें कि पाकपतन, उकाड़ा और साहिवाल तक ये मुल्तान सूबा सराकी वसीब है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त आपके जो मोटरवे बनाए गए हैं वो सिर्फ वो जो लाहौर सूबे के 5 अजला हैं, इस वक्त वहाँ हर जगह मोटरवे है और उसके बाईपास हैं। अगर इस सराकी खित्ते को देखें, इस मुल्तान साहब का मुल्तान सूबे को देखें आप, ये पिंडी है, पिंडी से लेकर और रहीम जार खां तक 17 डिस्ट्रिक्ट सराकी वसीब हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी, वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं जी। मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हर इलाके को हमें अहमियत देनी चाहिए, उसको हिस्सा। मैं यही कह रहा था कि सराकी वसीब के 17 अजला हैं, जो अगर पिंडी से आप सीधा मियाँ वाली MM रोड, मुजफ्फरगढ़ और रहीम जार खां को मिला दें तो इसमें कम से कम जो हम पिंडी, भट्टियाँ और फैसलाबाद से ऊपर होते हुए आते हैं तो 100 से 150 किलोमीटर फासला कम है। फिर 17 अजला हैं, 17 अजला में ना कोई इंडस्ट्री है, ना मोटरवे है, और PTI के दौर में जहाँ मियाँ वाली इमरान खान साहब का मरकज़ था
तो 4 साल में मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड नहीं बन सका, क्योंकि वहाँ जो ब्यूरोक्रेट बैठा है, जो गाइडेंस करते हैं, वो इधर किसी को आने ही नहीं देते। मैं ये डायरी लेके आया हूँ, अगर आप ये दिखा सकें, पंजाब बार काउंसिल की डायरी है, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इसको इस तरीके से नहीं हाँ। थोड़ा उल्टा, जी आप सीधा हाँ। करें, सीधा करें ऐसे। आप अपनी तरफ, ये अच्छा, इधर ये है, ये पिंडी है। आप इधर जाएं, ये चकवाल है, ये जरा कैमरे के सामने अच्छा, कर दें, मियाँ वाली है, लैया है, झंग है, मुल्तान है, डेरा गाजी खान है, राजनपुर है। इसी रोड पे स्ट्रेट रोड आती है, कहते हैं चश्मा तक ये बनी हुई है। अगर इसको ये बना दें, और ये जिसने कराची हैदराबाद वाली जिसको ज़रूरत थी तो वो लाहौर जाएगा, नहीं तो पिंडी और पिशावर को उसका 150 किलोमीटर फासला कम होता है, आपकी फ्यूल की एडजस्टमेंट होती है। और सरायकी वसीयत के 17 अजला में मोटरवे और इंडस्ट्री दे दें तो हमें मजदूरी के लिए ना कराची जाना पड़ेगा, ना सियालकोट जाना पड़ेगा। इन्होंने तो ये जुल्म किया है कि एक इलाके को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है। और मौजूदा पंजाब में मैं ये एक्यूरेट बात बोलूँ कि 3/4 हिस्सा साहब का मुल्तान है, सुबह मुल्तान है, और वो 3/4 हिस्से को नज़रअंदाज करके 1/4 हिस्सा जो पंजाब है, लाहौर सूबा, सबका सूबा लाहौर है, हर चीज़ वहाँ उन्होंने डाल दी है। और जब तक मोटरवे वहीं नहीं जाती, जब तक अफसर वहाँ से नहीं आता, जब तक जुडिशरी वहाँ की नहीं होती, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। अब फिर आज का मसला देखें कि गंदम, अब फसल तैयार है, गंदम का 3900 रेट, बहुत कम रेट है, कम से कम 5000 रुपये रेट होना चाहिए। जितना डीएपी, यूरिया और बिजली के बिल, डीजल जितना महंगा है, 5000 रुपये भी बारे नहीं आता। आज तो सोलर इन्होंने तो खरीदारी वाले पे भी टैक्स का कह दिया कि अच्छा, इन्होंने तो खरीदारी खत्म कर दी। हाँ। खरीदारी खत्म कर दी। अब वही काश्तकार 3000 में, 3200 में, 3100 पे बेचकर अगली फसल काश्त करेगा। और गवर्नमेंट जो अपना नुकसान कर रही है, अगली फसल काश्त नहीं होगी, नेक्स्ट जो फसल है वो काश्त नहीं होगी, किसान कहाँ से लाएगा, जमीन खाली पड़ी होगी। तो फिर यही लोग 6000-7000 रुपये मन के सब गंदम बाहर से मंगवाएंगे। अब इतना नासमझ लोग हैं, इनको ये समझ नहीं हो। इसका आसान तरीका है, बड़ा तरीका है। आप टैक्स की बात कर रहे हो, आपके पास मुल्तान में मुझे बहुत से दफ्तरों का पता है कि टैक्स लेके लोग पीछे फिरते हैं। वो कहते हैं टैक्स नहीं, कुछ और हमें दो, नहीं लेते, फाइल इंटर नहीं करते, लोग लाइन में खड़े होते हैं। जो लाहौर से मंजूर करवा के आता है उसकी फौरी उनको एडजस्ट होती है। अब इतना जो पाकिस्तान में ये अफरा तफरी इन्होंने की हुई है, जो कुछ ये कर रहे हैं, अगर सीधा आ जाए टैक्स ज़राअत ले लें, यहाँ आपके पास यहाँ एग्रीकल्चर काटन रिसर्च का है, उसमें 22 PhD डॉक्टर हैं, अरसा दराज से वो हाथ पे हाथ पे बैठे हैं, गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही। एमरी एक ज़राअत की जो मशीनरी है वो अरसा दराज से बंद पड़ी है, उसे कोई फंड नहीं देता। अब जो स्पीडें चल रही थी, फलां स्पीड, निस्तर पे थोड़ा सा फंड दे दिया, निस्तर 2 पे दे दिया, 2 चक्कर भावलपुर के लगा लिए, और शायद रहीम यार खां और डीजी खां तो शायद कोई जाता भी नहीं है वज़ीर आला, और ना कोई जाता है। जब वो कोई आएगा तो मरियम नवाज है वज़ीर आला। हाँ, मरियम नवाज तो अब क्या कहूँ, उनसे पूछ ले आप, अगर वो पंजाब के पूरे इजला का उनको याद है, ज़बानी बता सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से उनको मुल्तान जनूबी पंजाब में शिकस्त हुई थी नून लीग को, वो तो बहुत नाराज होंगी, है ना? नाराज क्या है, देखो उसको छोड़ दो। अगर जो बंदा एक कस्टोडियन है, उसको तो पता होना चाहिए कि मेरे सूबे में कितने इजला हैं, कितनी तहसीलें हैं, वहाँ पर कौन सी फसल होती है, वहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं, कैसे उसकी बेरोजगारी दूर हो सकती है, नहीं, पता तक नहीं है। और सिर्फ क्योंकि एक वो जो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम था, यहाँ उन्होंने अब कमेटियाँ बना दी हैं कि 5-5 बंदों की कमेटी है, जो इलेक्शन जीते हुए या हारे हुए वो बताएंगे मामलात और वहाँ तक पहुँचाएंगे। और वो जैसे पहला दौर था, वो बाहर से जो लॉर्ड माउंटबेटन आते थे और वो फैसले करते थे, उनकी मर्जी। जैसे कह रहे गंदम के हवाले से हुआ ये दफा, गंदम जो है वो मुल्क में थी, इन्होंने बाहर से जो है वो गंदम मंगवा ली। अब जब वो गंदम मंगवाई गई तो जो मुल्क में पहले गंदम थी वो स्टोर रही, जो बाहर से आई वो इस्तेमाल हो गई।
अब गंदम गवर्नमेंट कैसे खरीदे? ऑलरेडी हमारे गोदाम गंदम के भरे पड़े हैं, हाँ। इसीलिए वो रेट उनको नहीं दे रहे। अब गंदम इस लेवल पे आ चुकी है कि लोगों ने पिछले साल और इस साल भी मकई की जगह पे गंदम काश्त की कि इसके अंदर हमें कुछ किसी हवाले से कोई हमारा सिस्टम बढ़ जाएगा। अब देखिए वही रेट दोबारा वो किसान 3,000 रुपये, अभी रिसेंटली एहतजाज हुए मुल्तान बेचारे मकई वाले जिन्होंने काश्त की वो भी वसीम बहुत ज्यादा रोए, लोगों ने भी गंदम जलाई है मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर, हाँ। अपने एहतजाज करके रिकॉर्ड कराई इन तमाम चीजों को। बताइए कि जिस मुल्क के अंदर इस तरह का सूरत हाल हो, किसान जहाँ परेशान है वहाँ पे बाकी तमाम चीजें भी आपकी बारदाना लोगों को नहीं मिल रहा है इस टाइम के ऊपर। ऑलरेडी हमारे गोदाम फिल है, ऊपर से गंदम मजीद पैदा जो है वो हो रही है। तो जहाँ ये कह सकते हैं कि रब की चलो रहमत है कि गंदम ज़्यादा वाफर मिकदार में इस दफ़ा हम लोग देख रहे हैं, ज़रा रेट इसका कम हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखें कि एक साइड पर हमारे किसान को कितना नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उन लोगों को थोड़ा सा बैकबोन पे सपोर्ट देनी चाहिए कि किसान, छोटे किसानों को सपोर्ट दे दें। अच्छा, ज़राअत के हवाले से जिस तरह से हम हमेशा बात करते आए हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है ज़राअत के हवाले से, जनूबी पंजाब जो है मोस्टली वो रिच है। अच्छा, जितना यहाँ पर कॉटन के हवाले से हम बात करते थे कि कॉटन 94% कॉटन पूरे पंजाब का यहाँ पे काश्त होता है आपके साउथ अच्छा, पंजाब। उतनी ही कॉटन बेचारी जो है उसको कितनी मुश्किलात हमने देखी इस हवाले से। फिर हमारे यहाँ गंदम है, फिर हर तरह की फसल यहाँ पर काश्त की जाती है। अच्छा, फिर ट्रेंड ये भी हो जाता है ना कि एक को किसी एक फसल में जो है वो फायदा हो जाता है तो सारे उसी काम पे लग जाते हैं। हाँ, उसी को फोकस अच्छा, कर लिया जाता है। टमाटर आए तो उसके ऊपर सबने तमाम हमने उसी पे ही शुरू हो गए। इसमें मैं आपको अर्ज करता हूँ, असल में बात यह है कि आपके बहुत सारे बच्चे PhD MPhil करके बेरोजगार हैं जी। ज़राअत का बड़ा आसान सा फार्मूला है, एक तहसील पे एक ज़राअत अफसर बैठा है, वो तहसील को नहीं संभाल सकता। एक यूनियन काउंसिल में एक फील्ड असिस्टेंट होता है, वो कहीं नहीं जा सकता। ये कम से कम नकल कर लें, इंडिया की नकल कर लें। तो मेरे ख्याल में, मैं खुद भी फार्मर हूँ, तो हर यूनियन काउंसिल पे एक ज़राअत अफसर हो और हर मौजे में 2-3 फील्ड असिस्टेंट हों। वो काश्तकार को गाइडेंस दें कि आपने इतनी गंदम लगानी है, इतनी मक्की लगानी है, इतनी आपने चावल लगाना है, हमारी ज़रूरत ये है, और जो उनका कैलकुलेशन हो चाहिए कि हमारे पास ये बचेगा और इसको हम गवर्नमेंट लेवल पे एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर इंडिया में भी यही है कि काश्तकार को मकामी तौर पर वहाँ पेमेंट करते हैं वो लोग, ताकि वो अगली फसल काश्त कर सके। यहाँ तो लोगों को चक्कर दिया जाता है, यहाँ बारदाना नहीं दिया जाता, फिर मखसूस लोगों के जरिए वोट बनाने के लिए वो बारदाना मिलता है, फिर उसमें वही जो नुमाइंदा होता है वो अपना हिस्सा रखता है, फिर जाके काश्तकार को कुछ मतलब फैसिलिटी दी है। ये बड़ा आसान। देखो, एक तो हमारे नौजवान इस वक्त जो बाहर जा रहे हैं पढ़ी लिखी क्लास, अब अगर उनको ये जॉब्स देंगे, BS एग्रीकल्चर करके बैठे हैं, उनको देंगे। फिर आप टैक्स की बात करते हैं, जब वो जिम्मेदार की जो फसल है उसका खर्चा भी आपको पता होगा, उसकी इनकम का भी आपको पता होगा। आपका सरकारी अफसर अगर ईमानदार है तो वो आपको कैलकुलेशन बता देगा कि इतना इसको बचाए, इतना ये बनता है, इतनी। ये जो आपने बात की है ना मलिक साहब, ईमानदारी वाली, यही तो सबसे बड़ा मसला है। ईमानदार होना ही तो सबसे बड़ा मसला है। ईमानदारी जो है ये बहुत बड़ी चीज है। अगर तब हमारा सिस्टम ईमानदार हो जाए तो फिर क्या ही बात है, हमारे मुल्क के मसाइल ना ठीक हो जाए। सिस्टम पे भी आ जाए। हाँ। जब तक आप नस्ली इम्तियाज करेंगे, इलाकाई इम्तियाज करेंगे, जब अपनी नस्लों को भर्ती करेंगे तो फिर ये चीजें आएंगी। आप मेरिट पे लोग ले आए, आप मेरिट आप क्लियर करें, जिसका हक बनता है वो आए, और वो इंशाल्लाह जो जिसका हक होगा जब वो बैठेगा, और फिर उसको आप माकूल पे दें। जब आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते ये लोग, अगर ये टैक्स कलेक्ट करें, ये आपको हर मुल्क में एक माकूल मुआवजा मिलता है, हर चीज मिलती है। आपका ये सोने की चिड़िया है जहाँ हम खिता बैठे हैं, यहाँ बागात है, फसलात है, कौन सी फसल नहीं। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अमानुल्लाह हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, खर्चा बहुत काफी हो गया है, गंदम का रेट नहीं है, बाग लगा है तो स्प्रे मांगी है, कुछ नहीं बनता हमारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
अच्छा, जिस तरह से हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, हम इसी टॉपिक पे ही बात कर रहे थे ज़राअत के हवाले से, गंदम के हवाले से, कि बहुत सारे मसाइल हैं और फिर जो गंदम का रेट हुकूमत की तरफ से रखा गया वो उस पर जो है खुद भी पूरा उतर नहीं रही और लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और वो खुद भी बेचारे इसी मुश्किल का शिकार थे कि जितना उन्होंने खर्चा किया और जितना वो परेशान दिखाई दे रहे थे, उनकी आवाज़ से ही पता चल रहा था। वसीम क्या कहेंगे? मराकिज़ कायम किए गए हैं जहां पर गंदम को खरीदा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। उससे पहले इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की और वो लोग जो उस एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड हो गए उनको भी बारदाना अभी तक नहीं दिया गया। बारदाना अब देना है। जिस तरह से अल्लाह नवाज बहन साहब ने कहा कि बारदाना भी अब हमारे मुल्क में चीज़ें इस हद तक कोलैप्स कर गई हैं कि बारदाना भी आला ओहदों पर फाइज जो मनसब हमारे MNAs MPAs हैं उनकी इजाज़त से उनके ख़ास लोगों को दिया जाएगा कि आप अपने इलाके के अंदर दोबारा आपने वोट लेना है तो आप बताइए कि किसको, या आपके हिस्से का कोटा है, आप जिस मर्जी को आगे जो है वो दे, वो चाहे अपने पास रखे या लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये लेवल नहीं होना चाहिए। आपने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, कोशिश करें कि जो छोटा किसान है जिसकी छोटे हिस्से के अंदर फसल काश्त हुई है उसको तो सेव कर लें। जो बड़ा किसान है वो तो चलो इधर उधर से अपना गुजारा कर ही लेगा, छोटे किसान को सेव करें। बारदाना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए छोटे किसान तक ताकि सेव हो सके। क्या कहना चाहिए? तौर पे यही बात गलत है जो आप कह रहे हैं। ये जो छोटे काश्त वाली बात है ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि बड़ा जिम्मेदार, बड़ा काश्तकार, उसको तो आसानी से उसके तो घर पहुंच जाता है बारदाना। आप कहते हो गुजारा कैसे गुजार लेगा? भाई इसका आसान तरीका ये है, जिसकी जितनी गंदम है गवर्नमेंट उसको खरीद करे, बड़े से भी खरीद करे और छोटे से भी खरीद करे। अगर आप बड़े की बात करेंगे तो बड़ा तो आप शुगर मिलें, मैं अब शुगर मिल की बात कर दूँ, मुजफ्फरगढ़ के आगे है, तो मुल्तान लाहौर की पार्टी है। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन कहा कि फलां बंदे से हमारे पैसे रिकवरी करा थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है 60 लाख का हमने गन्ना दिया है, 5 लाख हमें मिला है, 55 लाख आज तक बकाया है, और वो शुगर मिल बंद करके वो लाहौर गए बैठे हैं, मालिक हैं। तो बड़े आदमी को ये शुगर मिल वाले भी पैसे भी देते हैं, बिल भी देते हैं और उनको रेट भी मुनासिब दें। हर कोई रगड़ा लगता है छोटे काश्तकार को। छोटे काश्तकार का, मैं तो इससे जब ये मिडल मैन की बात करते हैं तो मिडल मैन एक जो व्यापारी होता है जिसके पास 20 मन गंदम है, 30 मन गंदम है, 40 मन है, 100 मन है, वो कैसे जाएगा गोदाम पे, कैसे वो बिल लेगा? ये मिडल मैन तो वो कहता है कि मुझे, जब ये सख्ती करते हैं तो वो मिडल मैन अगर 50 रुपए मुनाफा लेता है तो फिर वो 200 रख लेता है कि आगे बड़ी सख्ती है जी। तो वो सख्ती गरीब के लिए होती है, बड़े काश्तकार के लिए कोई सख्ती नहीं है इस मुल्क में। वही तो हम वो छोटे काश्तकार के लिए बहुत सारे कर ही लेगा, गुजारे से गुजारे पहुंच जाएगा। वो छाया हुआ है, वो बड़ा जिम्मेदार छाया हुआ है, उसकी कोई नहीं रोकता। अच्छा, अगर हम इसी तरह बड़े किसी जिम्मेदार से बात करेंगे तो वो अपने मसाइल लेके ज्यादा हुआ उनकी तो चलो छोटे लेवल पे वो तो चलो हो जाएगा। अच्छा, हम क्योंकि मसाइलों की बात करते हैं ना वसीम, तो फिर हमारे शहर के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जिस तरह से हम हर चीज को देख रहे होते हैं कि हमारे सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, मतलब मसाइलों की तो भरमार है, जो आए दिन हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमारे शहर में जो है मसाइलों को हल किया जाए। शहरी कितने परेशान हैं, लेकिन उस तरीके से 20-20 दफा रिपोर्ट करके हम थक गए। हाँ, ऐसे मसाइल हल नहीं हुए। अच्छा, बार बार हमारा लोग अक्सर सवाल करते हैं जी आपका वही टॉपिक बार बार क्यों, हम क्योंकि एक आम बंदे की आवाज बनकर जो है वो बैठे हुए हैं, तो हमने तो उसी चीज को बार बार रिपीट करना है ताकि जो है हुकूमत इस तरफ जो है वो काम करते रहेंगे। बस हमारा काम है निशानदेही करना मसाइल का, मसाइल को हल करना इंतजामिया का काम है, वो मीडिया का मतलब जितना रोल हम प्ले कर सकते हैं उतना तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें देखो, ये जो निशानदेही करना है, ये मसले का हल बात पहुंचाना है। मसले का हल ये है कि आप चाइना की मिसाल ले लें, आप जो डेवलप कंट्रीज उनकी मिसाल ले लें, उनका बड़ा आसान सा फार्मूला होता है कि ये हमारे लोग उसी शहर के अंदर हर चीज़ बनाते हैं। अगर ये थोड़ा सा दूर जाके, जैसे DHA बना हुआ है, अब हाउसिंग सिटी बनी है, तो लोग दूर जा रहे हैं 20-30। अगर गवर्नमेंट बजाय इसी मुल्तान के अंदर ही घुसी रहे, बाहर जाके खुली जगह पे, जैसे गुलगश्त कॉलोनी बाहर जाके उन्होंने बनाई थी, आज गुलगश्त में क्या है, तो वहाँ जाकर बहुत सस्ती रकबे मिलते हैं,
वहाँ जैसे देहातों में चकूक बने हुए हैं, खुली सड़कें बना दे, वहाँ ऑफिस बना दें, लोगों के लिए कानूनी गवर्नमेंट बना दे, तो एक तो गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, फिर वहाँ जो 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए एकड़ जमीन मिलेगी, यहाँ 40 लाख का एक मरला लेते हैं। ऐसे ही है। फिर वो 10 फुट लेते हैं, पहले एक दुकान तोड़ते हैं, फिर अगली दफा दूसरी दुकान बनाते हैं, फिर उसको 20 लाख 30 लाख रुपए मरला देते हैं। इनकी जो सोच है वो सोच कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं है। फिर आप कहें यहाँ पर जो बन रहे हैं बड़े बड़े कॉलोनी, तो आप चाइना में मैंने देखा, मैं गया हूँ, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ जो करोड़पति लोग हैं वो भी फ्लैट में रहते हैं, हर किसी का फ्लैट बराबर है, नीचे कार पार्किंग है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, वो जनाब वाली लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते हैं और उस 10 मरले का या 5 का या 10 मरले 8 मरले के घर में उसमें फ्लैट में रहते हैं और उसी में नीचे हर चीज बनी हुई है। हाँ, लेकिन वैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं ना आप कि ये देखिए हमारे यहाँ तो मरला पूरा नहीं है, 272 वो कहाँ मिलते हैं। 1 किलो आप किसी भी जगह पे बैठ के कढ़ाई काट रहे थे तो वो 400 ग्राम आपको मिलती है। आपको तो मुकम्मल ही देखने में वो किलो कढ़ाई है, लेकिन जब सर्विंग होगी आप तो ले वो 400 ग्राम। तो कोई है हमारे यहाँ कोई चीज मुकम्मल है? अच्छा, 800 ग्राम भी कह देना तो उसमें भी वो 800 ग्राम तो कोई होटल मुझे दिखाए मुल्तान में जो 800 ग्राम। वही ना चीजें हमारी। अब हम कहीं 2 किलो कढ़ाई मंगवा के खा लिए हमने, घर में तो हम आधा किलो गोश्त से पेट भर जाते। इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं मैडम 2002 में मैं पहले मेरे शुजाबाद का रहने वाला, मेरे बच्चे शुजाबाद में मैट्रिक के बाद एजुकेशन नहीं थी, फिर मुल्तान आ गए, इंटी टेस्ट डॉक्टरी का कोई नंबर नहीं है, फिर मैं लाहौर चला गया LMTC में। तो वहाँ 2002-03 में मैंने वहाँ पर एक प्लाट खरीदा 23 मरले का। तो जब मैंने पैमाइश की तो वो था 17 मरले का। क्या है ये, आज से 2002-03 की, आज से 20 साल पहले। लाहौरियों के बारे में अच्छा, उन्होंने कहा जी यहाँ तो 225 फुट का मरला है। मैंने कहा भाई कानून तो पंजाब में बनता है, लाहौर में बनता है, यहाँ सेक्रेटरी यहीं बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर यहीं बैठा है, गवर्नर। हमारे पास तो मुल्तान में 272.25 फुट का मरला है, लेकिन वहाँ जो प्लाट देते हैं 270 का देते हैं। अब हम इस कारोबार में भी यानी 25 साल पीछे हैं लाहौर से, अब मुल्तान में आके 225 फुट का पहले ये काम मुल्तान में नहीं था, कहीं भी नहीं था। ये भी माशाल्लाह मुझे भी ऐसी चीज की हाउनो नहीं थी, मुझे भी ऐसा प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना इसी तरह मैंने महंगी जरूर और उनसे लो तो मैं अपने घर के लिए प्लॉट देखना था, तो मैं भी इसी चक्कर में कि अच्छा मेरे यहाँ पर इस एरिया में जो है वो क्या चल रही थी पैमाइश, और अभी वाले जो पैमाइश करके दे रहे हैं वो क्या है। लेबर की जिम्मेदारी। देखो ये अपनी गवर्नमेंट, आपकी जो पंजाब गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है वो ये अलाउ कर रही है ना, वो आपके LDA में MDA में ये फाइलें पास हो रही हैं। तो बेसिक 272.25 का मरला है, कमी बेशी करके जहाँ 270 की पैमाइश देते हैं। अभी बहुत कम ऐसी कॉलोनीज हैं जो तो बहुत आप वो तो रेयर कोई ऐसी कॉलोनी है तो पहले देखो आज भी आपके कागजात में जो 220 फुट एकड़ शरकनगर बन है, 198 फुट, तो इसको आप तकसीम कर लें 160 मरले पे तो 272.25 आएगा। आज भी आप मैथमेटिकली देखें तो यही आएगा। लेकिन वो जो उन्होंने हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो ये पास कर रही हैं 225 फुट का मरला, और आप देखें इनको इजाजत कौन दे रहा है? अच्छा, कोई बात है कि हमारा मरला इतने लेना तो लेना ही। इससे और बड़ा जुल्म है कि यहाँ फाइल सिस्टम होता है। अच्छा, सेक्रेटरीट भी तो अब बना दिया गया है, आप नहीं समझते कि यहाँ पे हमारे? मुझे तो वसीम शहजाद को ज्यादा पता होगा। ये सुना है कि यहाँ वो भी उसमें इख्तियारात कम कर रहे हैं। तो वो क्यों काम कर रहे हैं? अच्छा, वसीम से ही जान लेते हैं। वसीम, ये क्या देखिए, एक खास अरसे से जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट जो है वो चलता रहा और बराबर के सेक्रेटरी इन्होंने बिठाने की कोशिश की। एक ऐसा सेक्रेटरी जो लाहौर बैठा है और एक ऐसा सेक्रेटरी जो साउथ पंजाब में बैठा है, दोनों को बराबर स्टेटस दिया, लेकिन साउथ पंजाब वाले को थोड़ी सी मराहत ज्यादा दी क्योंकि उसने साउथ को चलाना था। उसके अंदर उसको पावर्स नहीं दी, उसकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा कर दी। ठीक है, सैलरी थोड़ी सी ज्यादा कर दी कि आप साउथ में बैठे, लेकिन पावर में वो पावरलेस था।
हुआ ये कि जो इस साइड पे ब्यूरोक्रेसी बैठी थी वो शर्मिंदा होने लग गई। क्यों? क्योंकि जो मेन इवेंट्स आते थे उन मेन इवेंट्स पे उनको खातिर खा जगह नहीं दी जाती थी। इवन दो उनकी कॉल के ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर नहीं आते थे, डीसी बुलाए तो सब भाग के जाते हैं। अब सेक्रेटरी बुलाए तो वहां पहुंचने को कोई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? अच्छा, ये वजह जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, वसीम से हम जान रहे थे सेक्रेटरीट के हवाले से। बिल्कुल बराबर का सेक्रेटरी इन्होंने दिया, लेकिन उस सेक्रेटरी के पास पावर्स जो है वो नहीं थी, क्योंकि साउथ पंजाब का जो बजट होता था वो सेक्रेटरी वो बजट भी जारी नहीं कर सकता था। जो यहाँ सेक्रेटरी बैठा था वो भी सेक्रेटरी लाहौर के ही ताबे था, लेकिन क्योंकि डेजिग्नेशन सेम था, ग्रेड सेम था, तो उसको भी इस लेवल पे आके गिल्टी फील होती थी कि यार इस लेवल पे मैं सेम हूँ तो मैं किस तरह। अब यहाँ के जो लोग थे जो डिपार्टमेंट चला रहे थे वो उनके कहने पे भी वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। इवन दो कोई डीसी बुलाए, एसी बुलाए, सब भाग के जाते हैं। सेक्रेटरी बुलाए तो लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? लोगों को पता है कि सेक्रेटरी की पावर क्या है। वे अगर बड़े लेवल पे उसकी रिस्पेक्ट कर लें तो कर लें। दो अंदाजों में उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। एक बल्कि की जा रही है। एक तो इस लेवल पे रिस्पेक्ट उनकी की जा रही है कि यार ये चलो बड़े अफसर हैं, इखलाकी तौर पे, डेजिग्नेशन वाइज नहीं, इखलाकी तौर पे उनकी इज्जत की जा रही है। दूसरा ये है कि यार हो सकता है कभी ना कभी ये सेक्रेटरी जो हेल्थ जनूबी पंजाब घूम रहा है, ये सेक्रेटरी फॉरेस्ट्री है स्कूल घूम रहा है, कल को ये खुदा ना खास्ता सेक्रेटरी पंजाब ना लग जाए, और अगर ये सेक्रेटरी पंजाब लग गए तो मेरे से तो सारे रगड़े निकाल देगा। तो इसलिए सिर्फ उनकी इज्जत की जाती थी कि यार ये कल को अब लेवल का तो है बराबर का, डेजिग्नेशन भी उसका सेम है, ग्रेड भी सेम है, ये कल को सेक्रेटरी पंजाब लग गया तो फिर तो पावर्स में आ जाएगा, तो फिर ये सारे बदले लेगा। दो लेवल पे ये माइंडसेट जो हमारा बन चुका हुआ है ना, ये पावर ही नहीं है उसके खिलाफ नहीं करना। क्या अगर कल को इसको कोई और ओहदा मिल गया तो ये तो हमें मार देगा या हमें उस ओहदे से हटा देगा। ओहदे पे सेम ओहदे पे रह के भी उसकी इज्जत अगर नहीं की जा रही, उसको उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं दे जा रही, तो आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को खुद शर्मिंदा कर रहे हैं ना। अब रिस्पेक्ट अगर मैं ब्यूरोक्रेसी लाइन की बात करें तो इसमें डिपेंड करती सारी चीजें। एसीआर, जिसने एसीआर लिखनी है सब उसकी इज्जत करेंगे, उसके आगे भागे दौड़ेंगे, उसकी बात को माना जाएगा। जाहिर बात है एसीआर उसने लिखनी होती है। अब जो साउथ पंजाब का मेरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, असूली तौर पे यहाँ पे एसीज के इख्तियार जो डीसी का एसीआर उसको लिखनी चाहिए ना, लेकिन वो भी सारी लाहौर से होगी। यहाँ जो सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरीट बेसिकली तो एक नाम का सेक्रेटरीट है जिसको हम लोग चला रहे हैं खास अरसे से। इसको इसलिए भी पीछे गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जाहिर बात है वोट बैंक टूटता है, इसके नाम से बड़ी गवर्नमेंट ने वोट भी ली और हुकूमतें भी इसी के नाम पे बनी। अच्छा, अब क्योंकि गिलानी खानदान जिस तरह से जो है वो हमारे जनूबी पंजाब मलिक साहब को बड़ी उम्मीदें हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं कि वो इनको सूबे का दर्जा देंगे। अच्छा, जब तक इसको पूरे खानदान से जुड़ गए ना, क्या हमें सूबा मैं इनको अपनी कंप्लीट करके सारा इनकी तरफ कर दूंगा मवाद। देखिए अब हो क्या रहा है, अब ये सोचा जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम साउथ पंजाब में एक स्पेशल सेक्रेटरी बिठा दें, वो स्पेशल सेक्रेटरी जो लाहौर सेक्रेटरी को रिपोर्ट करे, क्योंकि जो सेक्रेटरी यहाँ बैठेगा वो तो डेजिग्नेशन वाइज सेम है, वो तो रिपोर्ट करने का पाबंद नहीं है उसको, लेकिन वो फिर भी करता है क्योंकि उसने उससे बजट लेना है। स्पेशल सेक्रेटरी हम यहाँ पे एक तैनात कर देते हैं, उसी का जो रिपोर्ट करेगा लाहौर वाले को, लाहौर वाले से ही वो मांगेगा और वही उसको डिमांड देगा। पहले लोग जलील होते थे लाहौर जाके, अब वो भावलपुर भी होते हैं, मुल्तान भी होते हैं, फिर जाके लाहौर में ही काम हो रहे। तो भाई फायदा ऐसे स्ट्रक्चर के खड़े करने का जहां आपने लोगों को डिस्टर्ब किया। अब इनके पास जो लोग लाहौर से हमारे पास आए, अब हमारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ मुल्तान की नहीं है, साउथ की नहीं है। जो हमारे सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं मोस्टली लोग लाहौर के। अब लाहौर में भी जिनको अपना GOR में घर मिले हुए थे उनके पास 2 साल का वक्त था, वो 2 साल तक अगर वापस लाहौर आ गए तो उनके घर सेव रहेंगे, वरना वो घर किसी और को दे दिए जाएंगे। अब इस सेक्रेटरीट को बनने में 2-2.5 साल हुए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर हमें कोई चीज मिल ही नहीं रही, दे मूव बैक, वो उन्होंने जाकर अपने घरों को सेव किया। अब जाके रिहाइश गाहें सेक्रेटरीट की मुकम्मल हुई हैं, तो कुछ सेक्रेटरीज को घर वगैरह जो है वो यहाँ पे इशू किए गए, लेकिन पावर्स अभी तक हम बात करते रहेंगे। ये पावर देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब तक आप इसको सूबा नहीं देंगे, जब तक आप सेक्रेटरीज को पावर नहीं देंगे, आप यहाँ मौजूद अपनी ही ब्यूरोक्रेसी को शर्मिंदा भी करेंगे, ना उनके पास पावर्स होगी और ना इख्तियार होगी, तो फिर लूला लंगड़ा सेक्रेटरीट चलेगा जैसे चल रहा है। बाकी गिलानी साहब से उम्मीदें बढ़ी हैं सर को। उन्हें कहता है कि जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसी की बात की थी, तो फिर आज जो है वो माशाल्लाह से उनका घराना जो है वो जुड़ गया सियासत के साथ, तो अभी तो फिर बहुत सारी उम्मीदें जो है हमारी किस्मत में क्या है। हमने फर्स्ट टाइम गिलानी साहब से एक वादा किया है कि वो हमें सूबा बनवाएंगे,
मुआहिदा तय पा गया है। हाँ, ये हमारा नहीं, एक बातचीत है, मायदा कोई ना रिटर्न है, कुछ नहीं है। सही है। और वो गिलानी साहब ने मेहरबानी की, वहाँ बैंस फार्म हाउस पे तशरीफ लाए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूबे की। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान सराकी पार्टी की अहमियत थी, या आपने जो सूबा के लिए सराकिस्तान सूबे आवाज़ उठाई उसकी अहमियत थी कि सबका वज़ीर आज़म साहब आके आपको सेटिस्फाई करें कि मैं हम आपके लिए। फिर बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए, तो वहाँ भी मैंने स्पीच की, 2.5 मिनट की स्पीच है, और मैंने वहाँ सूबे की इशू उन्हें उठाया, बताया। तो मैंने उनको जो 2-3 चीज़ें यहाँ भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कुल आबादी है 24 करोड़ 15 लाख, पंजाब की सिर्फ 12 करोड़ 70 लाख है, यानी 53% का पंजाब है। सिंध की है 5 करोड़ 57 लाख, और केपी की है 4 करोड़ 8 लाख, बलूचिस्तान की है 1 करोड़ 49 लाख। तो अगर पंजाब के 2 सूबे बना दें तो सिंध से बड़े होंगे, अगर पंजाब के 3 सूबे बना दें तो केपी के से बड़े होंगे। जब तक आप इसके सूबे नहीं बनाते, आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं खप रही, आपकी 90% ब्यूरोक्रेसी लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। तो जब वो यहाँ आती है, प्रदेश में आती है, जहाँ उसको चार्म नहीं होता, उसका घर नहीं होता, उसका इख्तियार नहीं होता, तो वो क्यों बैठेगा? तो इसके लिए आप 100 हरबे कर लें, 100 जैसे अंग्रेजों ने कंट्रोल किया था वैसे कर लें, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। आपकी हालत इसलिए ज़रूरी है कि ये सूबा बनाएं। और इस सूबे के हवाले से अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बड़ा एक बात मुझे करने दें, क्योंकि मैं वो क्योंकि सदर लगारी साहब, सदर जरदारी साहब पहली दफ़ा उन्होंने बयान दिया गड़ी खुदा बस के कि पाकिस्तान अमीर है लेकिन इस्लामाबाद गरीब है, क्योंकि उसकी सोच गरीब है। अब बतौर सदर उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान अमीर है लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू की सोच और कम अकली की वजह से गरीब है। तो मैंने अखबारों में भी दिया और अब भी कह रहा हूँ, इस लिख के भी दिया कि इस्लामाबाद से ज़्यादा तख्त लाहौर गरीब है, क्योंकि वो 13 करोड़ के सूबे पर काबिज है, और इसी रेशे से इस्लामाबाद बैठे हैं। बिल्कुल जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं, और सूबे के हवाले से और सूबे के मसाइल के उसको उजागर करने की हमने एक छोटी सी कोशिश की है। और वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो है खिजरा सुहेल मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं खिजरा? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं खिजरा से, वो हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म पे। अच्छा, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी इस पे बात की जा रही है, और मेरे ख्याल में यहाँ पर लाजिम है कि हम लोग इस बीमारी को हाईलाइट करें, क्योंकि जो बच्चे इससे सफ़र कर रहे होते हैं स्पेशली, अच्छा बच्चे तो सफ़र कर ही रहे होते हैं, साथ में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल जो है बहुत सारे हमारे इश्यूज ऐसे हैं जिस पर जाकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस तरह की हिट होती हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, परेशानी की हालत में चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। चैलेंजेस हमारे माशरे में बहुत सारे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो ऑटिज्म के हवाले से जान लेते हैं कि ये बीमारी क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऑटिज्म जो है वो बच्चों की बीमारी है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की एक जो है ना बीमारी है। इस बीमारी में होता ये है कि बच्चा जो है तवज्जो कम देता है, उसका आई कांटेक्ट नहीं होता, उसकी स्पीच डिले होती है। जो माइलस्टोन्स ये होते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी ग्रोथ के स्टेजेस होते हैं वो डिले हो जाते हैं, जैसे कि उसका बैठना, उठना, उसका चलना, उसका बोलना, उसका समझना जो है वो डिले हो जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता। और सबसे कॉमन जो इसकी ये देखी जाती है कि ऑटिज्म जो होता है उसकी अगर मैं अलामतों में बात करूं तो सबसे कॉमन जो इसकी सिम्टम है वो ये है कि वो बच्चा ना, बच्चों में जब आप उसको खेलने के लिए देते हैं तो वो बच्चों में नहीं खेलता, वो उनके दरमियान से निकल के कहीं अपनी किसी खेल में, अपनी दुनिया में वो खेलने लग जाता है। तो ये कॉमन ऐसी अलामात हैं। और ऑटिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप ये देखें कि
ऑटिज्म जो है मतलब ये कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये स्टेज टू स्टेज तो चलता है, लेकिन ये प्रॉपरली क्योर नहीं हो सकता। आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप इसकी ट्रेनिंग करें तो आप इसको 70 to 80% क्योर कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपका एक बड़ा लेवल है जिसको आप अचीव कर सकते हैं इस बीमारी में, बशर्त कि आपने इसके प्लान्स बर वक्त लिए हों, इसकी मेडिकेशंस बर वक्त की हों, और साथ ही साथ आपने जो इसकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं उसको प्रॉपरली फॉलो किया हो, तो बच्चा बहुत हद तक इम्प्रूव कर जाता है। और बहुत सारे ऐसे ऑटिज्म चाइल्ड हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, गए हैं। उसकी वजह यह है कि बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उनको डील करना, अदरवाइज बच्चे एक आम बच्चों की तरह जो है वो अपने रेगुलर काम कर सकते हैं। इनमें एक बड़ी बात होती है रिपीटेटिव बिहेवियर। अगर आप बिहेवियर पे आ जाएं या स्पीच पे आ जाएं, रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है इन बच्चों में। रिपीटेशन ज्यादा होने की वजह से समटाइम पेरेंट जो हैं वो बड़े मतलब जो है ना तंग हो जाते हैं कि जी बच्चा एक बात बार बार रिपीट कर रहा है, एक काम बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये उनकी बीमारी का हिस्सा है, ना कि वो खुद से ऐसा करते हैं। ये बीमारी का हिस्सा है जिसमें उनमें रिपीटेटिव बिहेवियर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऑटिज्म इज लुक लाइक अ एम्ब्रेला। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो ये एक एम्ब्रेला है जिसमें सब कुछ है, लेकिन जो है ना वो घुमाए जाए तो नजर आएगा, मतलब इस तरह की चीजें हैं। तो वो एम्ब्रेला जो है उनको हर चीज ना उस एम्ब्रेला फॉर्मेट में नजर आती है। हर चीज जैसे कहते हैं ना उड़ती हुई नजर आना, और उनको जो है ना वो सीक्वेंस नहीं बिल्ड कर पाते, लेकिन वो अच्छा सीक्वेंस अपने से बना सकते हैं। यानी कि उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खुद से चीजें बना सकते हैं, लेकिन वो हमारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा परेशानी जो है उनको लाहक होती है। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि इस तरह के बच्चे जरा स्पेशल ही जाने जाते हैं। अच्छा, फिर उनकी जाहिर से जिस तरह बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर तो उनके बहुत ज़्यादा रिएक्शन बहुत हार्ड भी हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप उनका ट्रीट कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है चाहे टीचर है चाहे डॉक्टर है तो उनका बिहेवियर जो है उसको बर्दाश्त भी करता है। समटाइम टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद होते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो उनको संभाल रहे होते हैं वो उनका रिएक्शन जो है वो इस तरह का होता है कि समटाइम कि गुस्सा, क्योंकि आपने अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना होता है। बच्चों का जो है वो तो उनको तो नहीं आइडिया कि क्या हम रिएक्शन दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, तो ये तमाम चीजें भी जो हैं वो बड़ी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर बच्चा है तो उससे डेफिनेटली पेरेंट्स कनेक्ट हैं, उसकी जो सिबलिंग्स हैं वो कनेक्ट हैं, जो उसकी टीचर्स हैं वो कनेक्ट हैं, तो वो रिएक्शन समटाइम शो कर देते हैं। अच्छा, इनमें ना रिएक्शनली अगर हम बात करें तो बड़ी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। पहली जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जब भी बच्चा कोई भी इस तरह का काम करता है या वो रिपीटेशन पे आता है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेडिकेशंस और उसके बाद उसकी थेरेपी ये लाजिम होनी चाहिए। क्योंकि जब तक पेरेंट्स सीखेंगे नहीं कि हमने उस बच्चे को डील कैसे करना है, हाँ, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बच्चों को देखते हुए पेरेंट्स को गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो रिएक्शन जल्दी शो करने लग जाते हैं। वो वजह यह है कि वो ट्रेन नहीं होते उनके उन बिहेवियर्स के। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस ना हो, मैंने यहाँ पर देखा है मोस्टली पेरेंट्स में इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो कहते हैं नहीं ये जो है थोड़ी टाइम बाद यानी कि 5 साल बाद बोलना शुरू कर देगा, इसकी हरकतें फिर 5 साल बाद बच्चे की ठीक हो जाएंगी, 7 साल बाद ठीक हो जाएंगी। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बच्चा एक बच्चे की मैं आपको नॉर्मल एज वैल्यू बता देती हूँ जिसमें वो डायग्नोज हो सकता है, तो वो है 2.5 यानी कि 2 years 6 months टू 3.2 या 3.3 तक ना, यानी कि 3 साल 3 महीने तक 2 महीने तक ये इजीली बेबी जो है वो डायग्नोज हो जाता है। तो इट मीन्स कि आप बहुत अर्ली स्टेजेस पर बेबी को जो है वो केयर भी कर सकते हैं, और उसको आप मजीद जो है उसको अच्छे से थेरेपी देकर आप उसको स्टेबल भी कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर औलिया और गिरदोनवा के मौसम के हवाले से बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा का मतला जुज़वी तौर पर बरआलूद रहेगा, और इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आज तेज़ आंधी के साथ बारिश की भी पेशगोई दी गई है। अगर हम अभी के मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं तो कल रात होने वाली बारिश से जो है वो मुल्तान शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया था। सुबह जो है वो खासी जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अब भी जो है वो हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला तो जारी है, और इससे दर्जा हरारत में भी कमी देखने में आई है।
अगर हम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया और इसके साथ ही कम से कम दर्जा हरारत जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी के तनासब की बात करते हैं तो आज जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब जो है वो 74% रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुल्तान शहर का 153 पॉइंट्स पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से मुल्तान शहर जो है पाकिस्तान के फ़ज़ाई तरीन आलूदा शहरों में इस वक्त दूसरे नंबर पर स्टैंड करता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से सूरज तुलू और गुरूब की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया कि कल सुबह जो है वो 5:32 पर सूरज तुलू होगा और आज शाम को 6:40 पर जो है वो सूरज गुरूब होता दिखाई देगा। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशगोई दी गई है कि आइंदा एक हफ्ते तक जो है वो तेज़ आंधियाँ भी आ सकती हैं और हल्की हल्की बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और इसके साथ ही जो है वो जैसे ही बारिशें होगी दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी और मौसम जो है वो खासा मुल्तान शहर का खुशगवार होता दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही जिस तरह से ऑटिज्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं बच्चों में स्पेशली कौन सी ऐसी एज है जिसमें ऑटिज्म जो है बीमारी आपकी तशखीस की जाती है या उसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं? अच्छा, बच्चे की अलामात जब उसके माइलस्टोन्स में जैसे नेक होल्डिंग है, नेक होल्डिंग इनकी थोड़ी सी डिले होती है लेकिन हो जाती है तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती उसमें ना, क्योंकि सबसे पहले हम बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें नेक होल्डिंग ही पहला माइलस्टोन है। उसके बाद जब बच्चा जब अपना आई कांटेक्ट देना शुरू करता है, यानी कि जब वो प्रॉपर्ली, क्योंकि वो आई कांटेक्ट नहीं दे पाता, यानी कि जिस उसमें उसको कोई चीज़ चाहिए। अच्छा, इस बच्चे में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर सकता। बच्चा आपको, यानी कि उसको कोई चीज़ चाहिए, गिलास चाहिए, तो वो आपकी फिंगर वहां तक लेकर जाएगा, वो आपको वहां तक लेकर जाएगा, वो पॉइंटिंग नहीं कर पाएगा। उसको ये मतलब इसका भी सेंस की डेवलप नहीं होती बच्चे की। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि वो आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं दे रहा, आप उसको बुला रहे हैं लेकिन वो आपको इग्नोर करके बैठा है बस, या तो मोबाइल पे बैठा हुआ है या फिर वो बच्चा मतलब अपने किसी काम में लगा हुआ है, वो आपको नहीं सुन रहा, आप बार बार उसको जो है बुला रहे हैं लेकिन वो बच्चा आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, सुन नहीं पा रहा। उसमें ये मसला नहीं होता कि बच्चे की हियरिंग इशू है, वो उसमें उसकी सेंस डेवलप नहीं हो रही कि उसका नाम जो है पुकारा जा रहा है या उसको कॉल किया जा रहा है। आप अच्छा, इसमें ये दो चीजें अब जिसकी तशखीस होगी तो इन्हीं के बेस पर होती है, यानी कि जब ये स्टेजेस आती हैं, जैसे बेबी पैदा होता है तो हम हर कोई उसको नामों से बुलाना शुरू कर देता है, हम उसको जो है उसके साथ खेलना, हम उसको कहते हैं कि ये देखो ये क्या है, तो वो उसकी तरफ नहीं देखता, उन चीजों की तरफ, उनको ऑब्जेक्ट्स, जब तक वो ऑब्जेक्ट्स उसको अट्रैक्ट ना करें तब तक। ठीक है, तो ये अलामात तकरीबन 2-2.5 साल से लेकर, यानी कि 2.5 साल से लेकर 2.25-3 साल तक के बच्चे को हम आराम से तशखीस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक माइलस्टोन्स, उसकी स्पीच, उसके तकरीबन जो उसके एक कहते हैं ना कि एवरेज माइलस्टोन्स वो कंप्लीट हो चुके होते हैं, जो उसके अंदर जो है वो लैक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और इसकी फिर जो मोस्टली जो जिस तरह से आपने अलामात बताई हैं, उसके साथ साथ मजीद क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग ये जज कर सकें या पेरेंट्स जो है वो उनको पता चल सके कि ये ऑटिज्म की तरफ बच्चा जो है हमारा उसको? हाँ, इसमें ऐसा है कि पहले तो सबसे ज़रूरी, जैसे मैंने आपको कुछ अलामात बताई हैं कि ये बहुत कॉमन होती हैं कि आप बच्चे को बार बार बुलाते हैं लेकिन बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, वो आपने नाम, बच्चों के बिहेवियर्स भी कुछ इस तरह के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि बच्चा जानबूझ के ऐसा करता है कि जब उसको कोई चीज़ दिखाओ तो वो फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, अदरवाइज आप उसको बुलाते रहें तो नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप उसको चीज़ दिखाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो आपकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि आप उसको ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर बच्चा 3 साल का है तो आप समझे कि उसकी जो मेंटल यानी क्रॉनिक एज है, जो इसकी मेंटल हेल्थ इस टाइम एज है, वो तकरीबन 1.5 से 1.25-2 साल के बच्चे या 1 साल के बच्चे तक की है। तो बच्चा 1 से 1.5 साल पीछे होता है, यानी कि उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो पीछे होगी, क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं इसको, ये पीछे होती है। तो इसलिए आपने उसकी जो माइंड डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने उससे बात करनी होती है। ये नहीं है कि हम उसकी जो एक्चुअल एज देखें कि जी उसकी एज जो है कि वो 3 साल का, तो वो 3 साल वाले बच्चों की हरकतें करे, कभी भी नहीं करेगा। वो 2 साल या 1.25-2 साल वाले बच्चों की हरकतें करेगा। तो हमने उसको उस माइंडसेट से लेकर चलना है कि 1.25-2 साल वाला बच्चा क्या हमारी वॉइसेस को प्रोनाउंस कर सकता है, हमारी वॉइसेस को समझ सकता है। फिर दूसरी अलामत ये होती है कि जब वो बच्चा गैदरिंग में हो तो वो कभी गैदरिंग में नहीं बैठता, वो हमेशा भाग के दूसरी साइड पे चला जाता है, वो भाग के उधर। अच्छा, उसको ज्यादा पसंद बच्चों को वो होता है कि भाग कर खेलना, यानी कि
खेलना नहीं है, बस भागना है, इधर से उधर, उधर से इधर, खुद ब खुद, मतलब सारा दिन चक्कर लगाने हैं। मूवमेंट जो है वो ज्यादातर उनकी रनिंग में ज्यादा होती है, वो ज्यादा इनहेंस करती है उनको नई नई चीजें। अच्छा, इन बच्चों को अगर हम देखें कि आप लोग कैसे और ज्यादा इसको किस तरह से आप इसको परसीव कर सकते हैं उन बच्चों को, तो आपके पास सबसे कॉमन चीज होती है कि जब आप उसको स्पीच दे रहे होते हैं तो वो बैबलिंग भी प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो दैट्स वाई उनकी बैबलिंग भी तकरीबन 4 साल बाद जाके शुरू होती है। बहुत लेट बैबलिंग स्टार्ट होती है, जिससे आम ये जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ अलामात हैं जो आपके बच्चे में अगर हैं तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें, डिले ना करें, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा मसले बढ़ते जाएंगे। जैसे मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी, जिस तरह हम ये इस बीमारी को लेकर जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, वो भी क्योंकि इसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, जिस तरह से बच्चे जो हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं परसों ही इस बीमारी से रिलेटेड जो है वो एक वीडियो भी देख रही थी, एक माँ जो है वो बहुत पेन से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी कि जब हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो उस तरीके से माँ नहीं बुला सकेगा, या उस तरीके से आपके पेन को नहीं समझ सकेगा, आपकी खुशी को, आपके दुख को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और सारी ज़िंदगी आप ये सुनने के लिए तरस जाएंगे कि या आपको अम्मी बोलेगा या आपको अब्बू बोलेगा। तो पेरेंट्स जो हैं ये चीज़ भी जो है वो बड़ा फेस कर रहे होते हैं कि बच्चे इसको लेकर, जिनकी मेंटल हेल्थ होती है पेरेंट्स की भी स्पेशली, क्योंकि लोग भी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह का हमारा मुआशरा है वो बड़ा तल्ख है। मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ रवैये बड़े सख्त किस्म के हैं जो पेरेंट्स को भी जो है ना वो इस तरह से जज करते हैं। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग, हमारे जो रवैये हैं असल में वो सबसे बड़े मुश्किल पैदा करते हैं। मसाइल जो अगर आप ले लें बीमारियों से रेलिवेंट, तो वो इतनी बड़ी नहीं होती हैं। अगर हम बात करें, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के जो हमारे बच्चे हैं, उनके वालिदैन जो हैं उनका यही होता है कि नहीं, हमारे बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, वो फलां बाबा जी बता रहे थे कि इसको जो है ना नजर है, इसको दम करवाएं तो ये ठीक हो जाएगा, या ये जैसे ही बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। और सुनते मैं ऐसे भी मैंने बातें सुनी है कि उन्होंने कहा कि जस्ट आप मेडिसिन यूज करें तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, एवरीथिंग नीड्स ट्रेनिंग। हम इंसान हैं, हम इंसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है। जब हम पैदा हुए या हम पैदा होते हैं, ये हमारा बच्चा पैदा होता है, एक नॉर्मली अगर आप देखें तो उसको ट्रेन किया जाता है मुआशरे में चलने के लिए, बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ में आप उसको ट्रेन करते हो। तो व्हाई नॉट आप उस बच्चे को ट्रेन क्यों नहीं करते? अगर कोई पेरेंट ये कहता है कि मेरा बच्चा ऑटिज्म का शिकार है और वो माँ नहीं बोल सकता, मैं नहीं मानती कि वो ट्रेनिंग करवाएं और वो माँ ना बोले। बच्चा बोलता है, रिस्पॉन्ड करता है, बच्चा थोड़ा लेट करता है लेकिन करता है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये होती है कि जब आप यकीन करें, ऐसा मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो माशाल्लाह से ना इतना, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि फुल जान लगा के अपने बच्चे पर ध्यान देना, उन्होंने वो दिया और उससे इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। खुद मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, वो ना मुझे बताते हैं कि अगर हम ये एक्टिविटी करवाएं तो बच्चे में क्या रिस्पॉन्स आएगा। मुझे खुशी होती है उनका इंटरेस्ट देखकर कि वो अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और मैंने उनके बच्चों को बहुत हद तक, और अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि यार देखो, वो बच्चा जिसको लोग कहते थे कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, जिसके लिए मिथ्स बने हुए हैं कि जी ये बच्चे जो हैं ना वो थोड़े से मोटे दिमाग के हैं, पागल हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के हम उनको जब स्लोगन्स देते हैं या हम उनको पुकारते हैं उन स्लैंग से, तो ये गलत है। आप देखें कि इसकी एक्चुअल रेंज ये है कि आपका बच्चा जो है, देखिए ऑटिस्टिक चाइल्ड कैसे पैदा होता है। अगर इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो या तो मदर का कोई एंजाइटी का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, या जो हम लोग करते हैं ना, हम औरतों के अंदर एक बड़ी कॉमन सी बात आ गई है आज के दौर में, वो ये है कि हम लोग मेडिसिन बहुत यूज करते हैं। अपने पीरियड्स में मेडिसिन हमने यूज करना शुरू कर दी हैं। ओवरली हम लोग जो है ड्रग्स का इंटेक कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। फिर प्रेगनेंसी में हम लोग जंक्स भी खा रहे हैं, हम बॉटल्स का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं। फिर अब जब बच्चा डिलीवर होता है तो या तो सी सेक्शन
के बाद मोस्टली ऐसा हो जाता है कि सी सेक्शन के बाद उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं तो वो वेंट पे जाता है और वो उसको वेंट से भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ये सब चीजें आ जाती हैं। या फिर कजन मैरिजेस भी इन है, कजन मैरिजेस की वजह से ये हिस्ट्री ऐसी है, हाँ जी, जिसकी वजह से एक ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो जन्म लेता है। तो अब जब वो बच्चा पैदा हो गया है तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि अब ये बच्चा जब पैदा हुआ है तो उससे एज इट इज सारी जिंदगी नहीं रहना, या हमारी और आपकी कम अकली है, या समझ लें कि ये वो ना समझी है कि हम उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। आप उसको फौरी तौर पे चेकअप करवाएं। देखिए कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद आप जरूर चेकअप कराएं, रेगुलर चेकअप्स करवाएं। ये ट्रेनिंग इसलिए अच्छी है ताकि आपके बच्चे में जरा भी कोई भी अलामत जाहिर हो फौरन पता चल जाए, क्योंकि माहिर होंगे, माहिर आपको बेहतरीन गाइड कर देंगे कि जी ये अलामत बच्चे में वाज़ेह हो रही है तो आप फौरी तौर पे इसको कवर कर लें। हमारे पास 1.5 से पूरे 2 साल के बच्चे भी आए हैं। सही। और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो डेली रेगुलर चेकअप करवा रहे थे अपने बच्चे का, तो डॉक्टर ने डायग्नोज करके फौरन बता दिया कि आप इनको थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं ताकि फौरी तौर पे इनका मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। इट्स अ गुड साइन अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करें ताकि पेरेंट्स को इन तमाम मुश्किलात से गुजरना ना पड़े। अच्छा वही बात है ना, कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को बड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा कुछ लोग जो है वो लेट हो जाते हैं, कुछ लोग अर्ली स्टेज पे अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो वो इस तरह बढ़ते हैं कि हमारे बच्चे को कोई इस तरह की पेन ना हो या कोई इस तरह की बीमारी ना हो जिसकी वजह से हमें आगे चल के जो है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो उसका पहले ही वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर है एहतियात। तो जितनी आप एहतियात करेंगे बच्चों को लेकर, जितना आप थोड़ा सा अभी तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की तरफ उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी, तो तभी जाकर हम अपने बच्चों का इलाज और ट्रीटमेंट उनकी जो है, एक तो आजकल साइकोलॉजिकल जितने बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो भी हमने यही देखते हैं कि या वो वालिदैन की लापरवाही होती है या वालिदैन की तवज्जो नहीं होती, या वो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। अच्छा इसके साथ ही जो थेरेपिस्ट की हम बात, थेरेपीज की हवाले से बात कर लेंगे। एक तो वजूहात हमने जान ली कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो फिर क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, इस तरह के बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? अच्छा ये मेरा क्योंकि ट्रीटमेंट वाला जो एरिया होता है ना, ये मोस्टली हम साइकोलॉजिस्ट जो है कहते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, पेरेंट्स को भी है कि आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को किस तरह फॉलो करना है। अच्छा इनिशियल स्टेजेस अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल की एज में डायग्नोज हुआ है तो वो कभी भी पहले स्पीच की तरफ नहीं आएगा, उसको पहले बिहेवियर की तरफ हम बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसको पहले साइकोलॉजिस्ट से रुजू करे, साइकोलॉजिस्ट के बिहेवियर को चेंज करेगा, उसका सिटिंग पैटर्न सेट करेगा, क्योंकि बच्चे बैठते नहीं है। तो सबसे पहले उनका 3 चीजें जो मेजर होंगी, सिटिंग होगी, आई कांटेक्ट होगा और कमांड की इंस्ट्रक्शंस जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करने की कैपेसिटी होगी। अब जब आप जो कमांड दे रहे हैं और वो आपकी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा, इट मींस कि अभी आपका बच्चा स्पीच की तरफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसको प्रॉपर्ली बात सुनाई नहीं दे रही, वो समझ नहीं पा रहा और वो रिएक्ट तो फिर बहुत लेट करता है। तो जब पहले बिहेवियर थेरेपी होती है, यानी कि बिहेवियर काउंसलिंग होगी, इसकी बिहेवियर चेंजेस आएंगी इसके अंदर, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे आ जाता है, फिर उसकी थोड़ी सी ऑक्यूपेशनल भी होती है, यानी कि छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसमें आपने उसकी मोटर मूवमेंट्स है आपने वो सेट करवानी है, और आप ऑक्यूपेशनल के साथ भी स्पीच करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों चीजें एक साथ भी अगर हो जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि पहले जो है आप साइकोलॉजिस्ट से रुजू इसलिए करें, एक तो हर 3 महीने बाद असेसमेंट होगी। बच्चे की असेसमेंट से फायदा ये होगा कि आपको इजीली जो है ना पता चल जाएगा कि बच्चे में कितने स्केल से कितने स्केल तक जो है वो फर्क आ रहा है। फिर दूसरा सेम प्रोसीजर ये होता है कि पेरेंट्स को ये बात समझ में आ जाती है कि हमने बच्चे को डील कैसे करना है, क्योंकि स्पीच होता है कि जब तक आपका बच्चा अंडरस्टैंड ना करे स्पीच नहीं हो सकती। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू होती है। तो स्पीच में वो बहुत जो है हेल्प करती हैं कि आप पहले उनके बिहेवियर सेट करवा दें, उनकी कॉग्निशन थोड़ी इंप्रूव होगी, जिसमें आप हम जो है बच्चों के लिए CBT जो है वो बहुत कॉमन एक थेरेपी है जो हम यूज करवाते हैं, साथ ABA हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत चीजों को लर्न करना सीखे। और साथ साथ ही क्योंकि अच्छा एक बच्चे की खासियत मैं आपको बता दूं, ये लॉजिकली बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं, यानी कि आप किसी बात को लॉजिक पॉइंट से समझाएं ना तो वो बहुत जल्दी उसको पिक करेंगे। जैसे आप उनको ये बताएं ना कि देखिए ये रेड कलर है, ये भी रेड कलर है,
तो फिर उस तरह के आप और रेड कलर ढूंढे तो वो इजीली उसको कमांड को फॉलो करते हैं। यानी कि वो लॉजिकली अगर आप थोड़ा सा इनको इंस्ट्रक्ट करें, जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल में अगर आप उनको फीचर्स बताएं तो वो बहुत जल्दी उन फीचर्स को सीखते हैं। सही। इसकी वजह ये है कि इन बच्चों का लॉजिकली माइंड थोड़ा तेज होता है। अगर आप उसको ये बात बार बार बोलेंगे तो वो बच्चा सीख जाएगा। सिर्फ पेशेंस की जरूरत होती है। जो मैं हमेशा ये बात करती हूँ, थेरेपिस्ट से लेकर, थेरेपिस्ट है, पेरेंट्स है, चाहे कोई भी है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। आप ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिसने थेरेपी करवाई हो और फ्रीक्वेंट थेरेपी करवाई हो तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां मेहनत होती है वहां रिजल्ट्स अच्छे जरूर आते हैं। वो बात है ना कि आप ट्राई अगेन, तो आप जितना आप उसको लेकर चलेंगे, उस पर जितनी मेहनत करेंगे तो वो अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताती चलूं, इसमें ना पेरेंट्स का ये होता है, वो कहते हैं कि ना आप एक ही थेरेपी इतने टाइम कैसे करवा रही हैं, यानी कि वो कहती हैं कि आप ना चेंज करवाएं फौरी, यानी कि एक दफा सेशन में आए हैं हम, नेक्स्ट सेशन में कुछ मुख्तलिफ मिले और इम्प्रूवमेंट हमें इससे डबल मिले। तो हम उनको कहते हैं नहीं, हम एक ही जस्ट एक छोटी सी, अगर हमने बिल्कुल अच्छा आप कहते हैं कि बच्चों को ब्लॉक्स करवा रहे हैं, हम 3 महीने तक बच्चों को ब्लॉक्स करवाएंगे और रेगुलर करवाएंगे जब तक बच्चों को ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ जाएगा। तो ये नहीं है कि हमने जंप करना है, एक एक्टिविटी करवा ली जल्दी दूसरे पे, तीसरे पे। तो ये वो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम फौरी रिजल्ट चाह रहे होते हैं बहुत कम टाइम में। तो अभी नाज़रीन मजीद भी जानेंगे इस बीमारी से रिलेटेड। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर में आज के ताज़ा भाव की तफसील के हवाले से बात करें तो खुदसाख्ता महंगाई की लहर अभी बरकरार नजर आती है। अशिया खुरनोश की जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें सरकारी और मार्केट की जो कीमतें हैं उसमें एक वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाई गई जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कमेटियां हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है, क्योंकि सरकारी कीमतें कुछ और हैं और मार्केट की कीमतें जो हैं वो कुछ और हैं। खास तौर पर सब्जियों की जो सरकारी मार्केट की कीमतें हैं उसके दरमियान में एक बड़ा फ़र्क है। आज के ताज़ा भाव की बात करें तो सब्जियों में चाइना लहसुन जो है वो 470 रुपये किलो के हिसाब से मुकर्रर किया, लेकिन मार्केट में चाइना लहसुन जो है वो 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। थाईलैंड की अदरक 540 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, मार्केट में उसकी कीमत 600 रुपये फी किलो है। भिंडी 182 रुपये हो गई है, लेकिन मार्केट में अभी भी 320 तक फरोख्त हो रही है। खासतौर पर भिंडी के हवाले से जब हमने दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का कहना है कि मौसमी सब्जियां इन दिनों मकामी इलाकों से भी दस्तयाब है, लेकिन मार्केट जो मंडी है उसमें ही भिंडी की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो हम सरकारी रेट पर फरोख्त नहीं कर सकते। जिस रेट पर खरीद होगी उसी रेट पर फरोख्त होगी। तो इसी तरह जो दीगर सब्ज़ मसाला जात है उनकी सरकारी कीमतें इन दिनों बहुत कम हो गई हैं, लेकिन मार्केट में उस तरह से कमी नहीं हुई। जिसमें सबसे पहले प्याज को देख लें, 120 रुपये फरोख्त मुकर्रर कर दिया गया, 160 में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 50 रुपये हो गया है, 120 में फरोख्त हो रहा है। हरी मिर्च 76 रुपये किलो हो गई है, लेकिन मार्केट में 100 से लेकर 120 तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह फलों की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। फलों की सरकारी और मार्केट की कीमतों के दरमियान फ़र्क मौजूद है, लेकिन सब्जियों की निस्बत कम है। जिसमें केले को देख लें, 138 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया है, 160 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, लेकिन कहीं क्वालिटी के हिसाब से 200 तक भी फरोख्त हो रहा है। इसके साथ तरबूज 80 से 100 रुपये फी किलो में, खरबूज 160, जबकि अमरूद और चीकू जो है वो 220 तक, जबकि अव्वल क्वालिटी का पपीता जो है वो 320 रुपये किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। सेब में मुख्तलिफ अक़साम आ जाती हैं, जिसमें काला कुल्लू सेब है, गाजा सेब है, गोल्डन सेब है, ईरानी सेब है, तो उसके दाम भी मुख्तलिफ हैं, कम से कम 200, ज़्यादा से ज़्यादा 400, लेकिन सरकारी कीमतों में कम से कम 108 और ज़्यादा से ज़्यादा 280 और 300 तक मुकर्रर किए गए हैं। इसके साथ खुश्क खजूर 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और इसके साथ अगर बात करें हम प्रोटीन के हवाले से, चिकन और अंडों की कीमतों के हवाले से, तो चिकन आज 592 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। चिकन पहले काफ़ी महंगा हुआ, अब कीमत में कमी आई, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में चिकन की कीमत में उतार चढ़ा हुआ है। कहीं 5 से 10 रुपये महंगा होता है तो कहीं 5 से 10 रुपये कीमत कमी भी हो जाती है। अंडे जो है उसकी कीमत वहीं बरकरार है। फार्मी अंडा जो है वो 217 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया है सरकारी निर्खनामे में। तो जितनी भी अशिया खुरनोश की मार्केट में जितनी भी चीज़ें जो हैं वो दस्याब में, सब्जियां हैं, फल हैं, चिकन है, अंडे हैं, इनकी मार्केट की और सरकारी कीमतों के दरमियान जो फ़र्क है उसे खुद साख्ता महंगाई से आम शहरी भी परेशान नजर आते हैं। तो इस हवाले से जब भी आम शहरियों से बात होती है, ख़रीदारों से बात होती है, उनका ज़िला इंतज़ामिया से ख़ास तौर पर यही मुतालबा रहा है कि इन दिनों सब्जियों की कीमतें काफ़ी कम हैं
उनको मार्केट में 100% लागू करवाएं, ताकि शहरी जो हैं वो कम से कम सब्जियां ज़्यादा ख़ास तौर पर सब्ज़ मसाला जात उनको कम नरखों पर ख़रीद सकें और आसानी से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पकाने के जितने भी काम हैं वो कर सकें। और क्योंकि बाकी जो सब्ज़ियां हैं वो तो वैसे ही अरसा दराज से महंगी हो रही हैं, लेकिन रूटीन की जो सब्ज़ियां हैं उनकी सरकारी कीमतें अगर लागू हो जाएं तो मार्केट में शहरियों को किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया शकील आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से इनको थेरेपीज़ की तरह हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के हवाले से, अच्छा इसकी थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट क्या मेडिसिन भी इसमें ऐड होती हैं कि मेडिसिन भी उनको खिलाना पड़ती हैं या जस्ट थेरेपीज़ के ज़रिए ही उनका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है? इसमें ये है कि मेडिसिन ज़रूरत होती है, लाजमी होती है, क्योंकि बच्चों में जो है ना मेडिकली चेंजेस भी आ रहे होते हैं, जैसे कि उसमें हाइपर एक्टिविटी है, समटाइम्स हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है, उनको पल्पिटेशन का इशू हो जाता है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं और बताती चलूँ हमारे देखने वालों को कि जो ऑटिज्म है ये न्यूरोलॉजिकल इशू, डायरेक्टली न्यूरोलॉजिकल इशू है बेसिकली। तो इससे जैसे बच्चा थोड़ी टाइम बढ़ता है तो उसको एंजाइटी ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। और इसमें अगर आप ये देखें कि इसमें मेडिकल इश्यूज जो हैं वो बहुत डायरेक्टली लिंक हैं। बच्चों को बहुत जल्दी जो है खांसी, नज़ला, जुकाम, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको थायराइड का इशू भी हो सकता है। तो ये तमाम ऐसी अलामात हैं जो बच्चों में आने वाले वक्तों में देखी जाती हैं। इसलिए प्रिकॉशन के लिए पहले से मल्टीविटामिन और डॉक्टर्स जो है वो इतनी लाइट डोज देते हैं, वो ज़्यादा नहीं देते, लाइट डोज मेडिसिन से स्टार्ट करवाते हैं ताकि बच्चा अंडर कंट्रोल रहे और इजीली थेरेपी पे फोकस कर सके। अच्छा, जिस तरह से एजुकेशन पे भी हम देखते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वक्त के साथ साथ, फिर इस पर तालीम भी उतनी ज़रूरी है, तो क्या वो फिर नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं? अगर अच्छी ट्रेनिंग्स हो तो वो कुछ हद तक तो अच्छे मतलब नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते हैं। अच्छा, इन ऑटिज्म के बच्चों के लिए अभी तक मुल्तान में कोई ऐसा बहुत अच्छा रैंक स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतना अच्छा रैंक स्कूल नहीं है, क्योंकि वो स्टेज टू स्टेज, वो 1 to 2 स्केल की स्टेज तो ले लेते हैं लेकिन उससे ज्यादा स्टेज नहीं ले सकते। तो इसी तरीके से अगर आप तो बच्चों को फिर वो लोग भेज देते हैं बाकी जो उनके स्पेशल स्कूल्स हैं उनमें, वहां पर भेजने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चा जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है वो अडॉप्ट कर लेता है अपने बच्चों के साथ रहकर। जैसे वो अगर वो डेफ के साथ है तो वो सुनना छोड़ देगा, मतलब वो सुन सब कुछ रहा लेकिन वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा, वो बिल्कुल डेफ वाली जो है वो बिहेवियर ऐसे करना शुरू कर देगा। अगर बच्चा उन बच्चों में स्पीच का इशू है तो वो बोलना चाहेगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रहता ही ऐसे बच्चों में है जो बोल नहीं सकते। तो इसलिए ये तमाम चीजें होती हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि आप इनको ऐसे स्कूल्स में ना भेजें, रादर दिन के जो इंस्टीट्यूट्स दूसरे खुले हुए हैं जहां पर इजीली बच्चा जो है वो अपनी थोड़ी बहुत तालीम शुरू कर सकता है, लेकिन आप उसको मेन स्ट्रीम में जरूर भेजें। कोटा होता है मेन स्ट्रीम का कि ऐसे बच्चों को वो रख सकें, तो आप जरूर रखें। लेकिन साथ साथ अगर रिकमेंडेशन जाती है डॉक्टर्स की यानी कि थेरेपिस्ट की, तो वो जल्दी इसको जो है मतलब उसको उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलाते हैं और वो मतलब आगे जैसे जैसे बच्चा जाता है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज की इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं है, हमारे यहाँ इसके भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतना प्रोटोकॉल नहीं है हमारा, जिसकी वजह से बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज पे जो भी हमारे इस टाइम तैनात है उन लोगों को भी कि अगर आप उन लोगों के लिए थोड़ा सा एफर्ट करें, इनके लिए अच्छे स्कूल्स, इनके लिए अच्छे जो है कॉलेजेस टाइप बनाएं तो बच्चे इतना पढ़ सकते हैं। मतलब आउट ऑफ कंट्री में अगर देखें तो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स लेवल और इंजीनियर्स लेवल पर भी हैं, बस सिर्फ उनको ट्रेन किया जाता है। ये तो बीमारी अभी इसको हाईलाइट किया है कि अच्छा ये भी बीमारी होती है जो बच्चों में पाई जाती है, इसको तो अभी लोगों ने इसके ऊपर बोलना शुरू किया है, पेरेंट्स ने स्पेशली आकर इसको जो है अब फेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि इन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, इनके लिए कोई अलहदा से जो है फैसिलिटीज़ जो है उनको मुहैया की जाए। अच्छा, उसके साथ साथ रेशो इस टाइम इस बीमारी के हवाले से बताइएगा कि जरा क्या चल रही है हमारे पाकिस्तान में? टाइम अगर आप देखें तो तकरीबन जो है ना 10 में से 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं। अच्छा, लेवल पर डिपेंड करता है।
ऑटिज्म जो है वो कनेक्टिविटी के साथ आती है, जैसे कि ऑटिज्म विद एग्रेशन, ऑटिज्म विद ADHD, ऑटिज्म विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये लेवल्स पर डिपेंड करता है, और इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, जो प्योर ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसकी रेशो ज्यादा है। नहीं, कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो रेशो जो है वो 10 में से 3 बच्चे जो हैं वो इस टाइम जो है जरूर ऐसे हैं। और अच्छा, इसकी एक और वजह भी मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चों को ना हम मोबाइल जल्दी पकड़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो स्पीच नहीं दे पाते और आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, ऐसे है। वो वजह भी ऑटिज्म की है, कनेक्टेड इशू के साथ है। तो इस वजह से इस पे खास ख्याल रखें, क्योंकि ये रेशो इस वजह से बढ़ रही है कि हम बच्चे को तो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करने को दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीच इंप्रूव नहीं हो पा रही, नेक होल्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वो बच्चा यूं ही लेटा लेटा मोबाइल देख रहा है या बैठे बैठे मोबाइल देख रहा है। तो उसकी बच्चा 1 साल का होता है तो हम लोग, वो रो रहा है तो हम मोबाइल उठाते हैं और बच्चे को पकड़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब तक ह्यूमन साउंड बच्चे को नहीं सुनाएंगे प्रॉपर, तब तक वो वेव कनेक्ट नहीं होगी और बच्चा स्पीच नहीं सीख सकेगा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चा मोबाइल देखता तो खुद ही सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन वॉइस जो है जब तक कनेक्ट नहीं होगी, उसकी वेव जो है उस तक नहीं पहुंच पाएगी और वो बच्चा फिर स्पीच नहीं सीख सकेगा। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम इसकी आ जाते हैं डाइट के, फूड, बच्चों को क्या किस तरीके का फूड देना चाहिए, क्या हेल्दी डाइट होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये डाइट भी बड़ी कर रही होती है बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए भी। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चे, ये वाले बच्चे होते हैं बहुत चूजी। यानी कि अगर मैंने आपको जैसे बताया ना कि इनमें रिपीटेशन होती है, इनमें खाने की भी रिपीटेशन होती है। अगर ये अंडा पसंद करते हैं तो ये तीनों टाइम अंडा खाना और रोज अंडा खाना पसंद करेंगे, और ये कहेंगे कि बस हमें सिर्फ अंडा खिलाया जाए। अगर ये चावल खाते हैं तो ये कोशिश इनकी होती है कि हर टाइम चावल खाएं। अब इस तरह के बच्चों को आप ये इस तरह अगर हम करें कि उनको हर चीज दें, लेकिन थोड़े 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 थोड़ा करके, जैसे कि आपने चावल है, चावलों में आप वो सब्जी मिक्स कर दें, कभी कुछ मिक्स कर दें, लेकिन आप उनको शुरू से ही ट्रेन करें। बच्चों के लिए हर डाइट बहुत अच्छी है, जंक उनको बिल्कुल खत्म करवा दें, जंक किसी भी किस्म का ना हो, किसी भी किस्म का उनके अंदर, क्योंकि इनमें ना कॉन्स्टिपेशन का मसला बनता है, इसलिए इनको वाटर इनटेक वैसे भी बच्चों को करवाना चाहिए, और ये बच्चे खुद भी वाटर इनटेक अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छा, इस पे मजीद भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, हम बात कर रहे थे इन बच्चों की डाइट और फूड के हवाले से। जी, अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिपीटेटिव इनका जो है बिहेवियर होता है, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बच्चे को हर चीज़ दें, बच्चे मूडी जरूर होते हैं फूड के मामले में, तो आपने जब उनको कोई भी खाना देना है तो आप उनको मिक्स करके दें, यानी कि उनकी पसंद की चीज है, जैसे उनको आलू पसंद है, आप आलू की डिश दे रहे हैं तो उसमें कोई और चीज मिक्स कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप रोज एक ही चीज इनको देंगे तो उनकी आदत हो जाती है बच्चे की, वो एक टाइम नहीं खाता, 2 टाइम नहीं खाता। अच्छा, एक चीज बहुत होती है जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उनके साथ, कि बच्चे ना खाने पर ध्यान नहीं देते, वो आपसे कभी नहीं मांगेंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे उनको भूख लगी है, वो कोई डिमांड नहीं कर सकते। ये उनका प्रॉब्लम है कि वो अपनी भूख को महसूस नहीं करते, उनके फीलिंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, जो चीजें फील नहीं करते, इसलिए उनको ये चीज नहीं पता होती कि उनको भूख लगी है। तो हमें उनके खाने का ख्याल इसलिए रखना होता है, पेरेंट्स को हम लोग ये कहते हैं कि आप प्लीज उनके खाने का ख्याल रखें, हर आधे घंटे बाद आपको थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई चीज देते रहा करें। स्पेशली उनको फ्रूट्स दें ताकि उनके न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो बॉडी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम भी जो है डिहाइड्रेशन का होता है, इनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, इनको ज़्यादातर इश्यूज देखे जाते हैं वो आता है जो इनका हम खाना खाते हैं तो इनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, ये इश्यूज इनके अंदर कॉमनली आते हैं। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लिक्विड जितने इस्तेमाल करवाएंगे, जूसेस बच्चों को दें, तो ये इम्प्रूवमेंट इनकी बहुत अच्छी होंगी। और यहाँ मतलब अगर फूड में आप कुछ और इंक्लूड करना चाहें तो आप साथ साथ कोशिश ये किया करें, हर फूड देते टाइम आप उनको जो है पहले प्रॉपरली उनका जो एक जिसे कहते हैं ना कि स्टार्टर होता है, छोटा सा कोई स्टार्टर दे दें, देन मेन कोर्स की तरफ आए। वो होता है हम लोग डायरेक्ट रोटी रख देते हैं आगे ना, तो वो बच्चा उसको नहीं खाता, तो इसलिए आपने थोड़ा सा स्टार्टर मीन्स कोई 1-2 चिप्स रख दिए, फिर कोई साथ जो है ना कोई एक आध स्लाइस रख दिया, उसके साथ फिर आप जो है मेन कोर्स यूज करवाएं, तो बच्चा खा भी लेता है और वो हेल्दी डाइट होती है। अच्छा, रिकवरी के हवाले से भी बात करेंगे, इस बीमारी से किस तरीके से जो है वो रिकवर हो सकता है पेशेंट, बच्चा हो सकता है, इस हवाले से। इट्स नॉट अ क्योरेबल डिजीज,
अगर हम इस पे बात करते हैं तो ये क्योरेबल डिजीज नहीं है। देखिए एंजाइटी हम सब में पाई जाती है और इन बच्चों में इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जो तकरीबन 10-12 साल बाद जो ये बच्चा होता है उसके अंदर तब नज़र आता है हमें। तो इसमें ज़्यादा रिकवरी रेट ये होता है कि अगर आप बच्चे को बहुत अर्ली स्टेजेस पे, जैसे मैंने आपको स्टेजेस बताई कि 2-2.5 साल से लेकर 3 साल की एज तक अगर आप उसको थेरेपिस्ट दिलवाते हैं तो तकरीबन आपको 5 साल, जब तक बच्चा 5-6 साल का नहीं होता तब आपको कंटिन्यूसली जो है, जिसे रेगुलर कहते हैं, रेगुलर आपको जो है थेरेपिस्ट लेनी पड़ती हैं। उसके बाद इसका रिकवरी इशू, अगर आपका बहुत अच्छा फॉलोअप है और आपका अपना जो पेरेंट्स का इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा है तो आई डेफिनेटली मैं इसको वो करती हूँ कि 60 to 70% बेबी रिकवर हो जाता है और वो बहुत हद तक उसका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाता है, बिल्कुल तंग नहीं करता, कमांड्स फॉलो करता है, बस सिर्फ रिपीटेशंस हैं ये रहती ही हैं। उसमें ये होता है कि आपको एक बात को 2 से 3 दफा कहना पड़ता है बस। अदरवाइज बच्चा आपको आई कांटेक्ट देना शुरू कर देता है और आपको समझना और वो बोलने में आपको और वो स्पीच भी जो है ना वो करना शुरू कर दे। क्योंकि जब बच्चा पॉइंटिंग करना शुरू कर दे तो आप समझें कि आपकी रिकवरी पॉसिबल हो रही है। क्योंकि इनमें एक ही चीज होती है, पॉइंटिंग नहीं करते, आपको वो दूसरे कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाएंगे कोई चीज अपनी जो है डिमांड करने के लिए। ठीक। अच्छा, फिर ऐसे बच्चे जो हैं वो गैदरिंग भी ज्यादा पसंद नहीं करते, जिस तरह ज्यादा लॉनली फील करते हैं। अच्छा, हमारे जानने वाले उनकी बेटी माशाल्लाह से जो है वो 20+ है, लेकिन वो बच्ची अभी भी जो है वो इसी तरह गैदरिंग में रहती है, लेकिन गैदरिंग में खुद से ही वो अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी अलग दुनिया, खुद से हंसना, खुद से ही अपनी चीज़ों को एंजॉय करना। चाहे अगर हम सीरियस मूड में बैठे हुए हैं तो वो बच्ची हंस रही है। तो मतलब वो इस तरह की जो बीमारी है, जो स्पेशली वालदा को मैं हमेशा देखती हूँ कि वालदा बच्चियों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होती है, तो वो पेरेंट्स के लिए बड़ा उस टाइम होता है कि यार किस तरीके से हम इस बच्चे को डील करें। समटाइम आपके साथ जो बैठा हुआ बंदा होता है वो उसका रिएक्शन जरा डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जो रिएक्शंस होते हैं वो जाहिर सी बात है, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को किसी खुशी में या किसी इस तरह की गैदरिंग्स में लेकर जाना भी पसंद नहीं करते, लोग अवॉइड करते हैं सिर्फ लोगों के बिहेवियर की वजह से। लेकिन आप ये देखें कि आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आप उनको गैदरिंग उनको नॉर्मल लेकर चलना चाहिए, इंट्रोड्यूस नॉर्मल आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन जब तक आप बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, उसको आप जो छोटी जगहों पर लेकर जाएं, उसको प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। ये जो उनकी अपनी दुनिया है ना, ये तो उनके ऑलरेडी बिल्ट होती है, इसको तो हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप ये नहीं है कि आप अपनी दुनिया से कनेक्शन खत्म करवा दें उनका कि जी ठीक है अब इनको बिल्कुल अलग ही रखो ताकि ये अपनी दुनिया में मगन रहे। ऐसा नहीं कर सकते आप उनको। अच्छा, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी उनके पेरेंट्स की कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे और गैदरिंग्स में लेकर जा रहे थे कि ताकि वो बच्ची नॉर्मल, मतलब उनको ये नहीं था कि यार ये हमारी बच्ची जो है बड़ी डिफरेंट है या ये लोग इसको, तो ये एक अच्छी बात है। पेरेंट्स लोगों का तो कोई हाल नहीं है, वो तो हर चीज पर जो है कभी भी खुश नहीं रह सकते। लेकिन ये है कि हमें अपने आप को जो है चेंज करना चाहिए ताकि ये हमारे बच्चे की बेहतरी है। बहुत शुक्रिया खिजरा, आप हमारे साथ रही और इस बीमारी से रिलेटेड जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कशन भी हुई। यकीनन नाज़रीन तक जो है अवेयरनेस भी पहुंची होगी। कि हमारी छोटी सी कोशिश थी। ज़रूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसा लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।